अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। इमरान खान के लॉन्ग मार्च का एक तो ड्रॉप सीन आज सुबह हो गया और जो कुछ हुआ वो तो आप देखते रहे कल के दिन। इमरान खान ने आज मंजर-ए-आम पर आकर हुकूमत को नए इंतखाबात के लिए एक अल्टीमेटम दिया 6 रोज़ का। कहा इसके दौरान असेंबलियां तोड़ें और इलेक्शन का ऐलान करें, वरना दोबारा इस्लामाबाद आऊँगा और फिर एक बार लॉन्ग मार्च लेकर आऊँगा और धरना करूँगा। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज कौमी असम्बली में भरपूर जवाब दिया इमरान खान को। उन्होंने कहा कि हम जो भी फैसला करेंगे वो इस 22 करोड़ अवाम की नुमाइंदा ऐवान वो फैसला करेगा। इमरान खान की डिक्टेशन हम नहीं कबूल करेंगे। इंतखाबात का फैसला, इंतखाबात कब करने हैं, ये फैसला उन्होंने कहा कि ये ऐवान करेगा। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई भी आपके सामने, कल वाज़ेह अहकामात आए। इस वक्त ये बातें बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस हैं। कल अदालत की तरफ से कहा गया कि H9 और G9 के दरमियान जो मकाम है वहाँ पर किया जाए एहतजाज, लेकिन उसके बाद हमने देखा इमरान खान बार बार अपने जो कारकुनान थे उनसे कहते रहे कि मैं D चौक आ रहा हूँ, आप सारे वहाँ पर पहुँचें। रात भर इसी कशमकश में गुजरी और फिर सुबह इमरान खान साहब आए और उन्होंने ये खिताब किया और बोला कि अब ये 6 दिन का अल्टीमेटम देता हूँ। इस हवाले से तो जो अदालती कार्रवाई है, क्योंकि आज भी जो हुकूमती पिटिशन थी तौहीन अदालत की इमरान खान के खिलाफ कि उन्होंने अदालती हुक्म पर अमल नहीं किया, उसको निपटा दिया अदालत ने। तो जो उस पर बहस हम तफसील में नहीं जा सकते क्योंकि अदालत ने बाउंड किया हुआ है कि सब जुडिस मैटर है, उसके ऊपर बात ना की जाए। लेकिन जो उसके बाद हम सिचुएशन देख रहे हैं वो जो हुकूमती रवैया भी है, जो खुद PTI का भी है। एक तो इमरान खान का एक तरफ ये कहना कि जब तक तारीख नहीं अनाउंस होगी इलेक्शन की नहीं उठूंगा, तो वो क्या दिखाता है, अल्टीमेटम दे देना। क्या कोई यकीन दहानी की बेसिस पे इमरान खान ने ये बात की? दूसरी तरफ आज जो फौरी अहम तरीन कानून साजी हुई, दोनों चीज़ें जो PTI के दिल के बहुत करीब थी। कौमी असम्बली में एक तो नैब तरमीमी बिल मंजूर हो गया, दूसरा इलेक्शन एक्ट अमेंडमेंट बिल भी मंजूर हो गया। इलेक्शन एक्ट में जो ओवरसीज़ है उनके वोट डालने के हवाले से तरमीम भी ख़त्म हुई है। EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के हवाले से तरमीम भी। ये दोनों मामला आप जानते हैं कि PTI हुकूमत के दिल के बड़े करीब थे और आने वाले इलेक्शंस के हवाले से भी बड़े अहम हैं। और दूसरी तरफ नैब के हवाले से जो हुकूमत और उसके इत्तेहादी कह रही थी कि ये 2 मामला हो जाएंगे फिर हम इलेक्शन में जाएंगे। तो क्या ये दोनों कानून साजी आज हो जाना बैक टू बैक ये जाहिर करता है कि अपना माइंड बना लिया हुकूमत और उसके इत्तेहादियों ने भी कि इलेक्शन की तरफ इशूज़ मामला जा रहे हैं? और तीसरा, मुज़ाकरात के हवाले से मुतज़ाद खबरें आती रहीं। यहाँ तक तो मेरे पास फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन भी है कि कल पेशावर से हेलीकॉप्टर के ज़रिए शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर साहब और परवेज़ खटक साहब आए और फिर बाद में इन्फॉर्मेशन हमें ये मिली जो ऑन रिकॉर्ड भी है कि अयाज सादिक साहब से उनकी मुलाकात हुई, को मुज़ाकरात की बातें। लेकिन खान साहब भी उसको डिनाई करते रहे और हुकूमत भी उसको डिनाई करती रही। लेकिन फिर अब ये सवाल उठता है कि इमरान खान किसी यकीन दहानी के बावजूद क्या कोई गुफ्तगू, को बातचीत हुई है जो इमरान खान वापस गए? ये तमाम इशूज़ और क्या मामलात अब इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। मैं ये भी ऐड कर दूं कि ये एक और भी जो मईशत के हवाले से बड़ी अहम खबर आई जिसको हम साइड पे रख के हम सियासी मंजरनामे पे ज़्यादा गौर कर रहे हैं, वो ये कि IMF ने से जो मुज़ाकरात थे वो बेनतीजा रहे। उन्होंने मशरूत किया इसको कि उन सब्सिडीज़ को ख़त्म किया जाए जो ऑब्वियसली वजारत ख़जाना की और हुकूमत के लिए एक बड़ा परेशानी का मरहला है IMF के मामलात के हवाले से। इस पर बात करने के लिए मैंने दावत दी है मुनीर फ़ारूक साहब को और मुनीर साहिबा को। आप दोनों एक तो सियासी तज्ज़ियाकार तो भी हैं और लेकिन मायनाज का कानून दान भी हैं कानूनी इशू के ऊपर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इतनी तफसील में नहीं जा सकेंगे। और सदाकत अब्बासी साहब मुझे स्टूडियो में ज्वाइन करेंगे, तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उनसे उनकी पार्टी का हम मौक़िफ़ जानेंगे। आगाज़ मुनीब मैं आपसे कर लेती हूँ क्योंकि इस वक्त जो सारी डिस्कशन है वो इस बात के अराउंड है, एक तो अदालती मामले के अराउंड है, दूसरा इमरान खान साहब ने ये अल्टीमेटम किन बेसिस के ऊपर दिया है। मुतज़ाद खबरें तो कल तक रही हैं, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि खान साहब एक तरफ ये कह रहे थे कि मैं तारीख लेकर जाऊंगा इलेक्शन की, लेकिन वो तारीख देकर चले गए 6 तारीख की। तो कोई उनको आप समझते हैं कि कोई यकीन दहानी मिली है जिसकी बेसिस पे, या फिर उनको वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला कल अवाम की सतह पर भी और हुकूमत ने भी उनको रोका भरपूर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आप साहब। देखिए, इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि इमरान खान साहब जिस जोर और शोर से यहाँ आए थे, ये तो फैक्ट है कि जब उन्होंने स्टार्ट किया तो नंबर्स इतने इम्प्रेसिव नहीं थे। खैबर पख्तूनख्वा को उन्होंने इसीलिए चूज़ किया था क्योंकि वहाँ उनकी हुकूमत है कि जब वो वहाँ से निकलेंगे तो उनको एक रिलेटिवली बेहतर सपोर्ट मिलेगी खैबर पख्तूनख्वा से। खैर, हुकूमत की जानिब से जब आप किसी भी मार्च को रोकते हैं और हर्डल्स क्रिएट करते हैं तो उसका जो मोमेंटम है या फ्लो जो है वो तो डिस्टर्ब होता है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि हुकूमत ने तो हर चीज़ ही खुली छोड़ दी थी और फिर भी लोग नहीं आए। इम्पैक्ट ज़रूर कम हुआ और जो एक कोशिश थी हुकूमत की जानिब से, हुकूमत उसमें कामयाब रही कि उसको वो जो मोमेंटम है उसको तोड़ा गया। लेकिन इमरान खान साहब यहाँ पर आए, इम्प्रेशन यही था कि वो यहाँ आएंगे और शायद आगे कोई नया सिलसिला शुरू हो जाएगा।
इमरान खान साहब ने यहाँ आने में एक तो जल्दी की, उनको कहा जाता रहा कि इंतजार कीजिए, कुछ मामलात ठीक होने दें, ये जो IMF के साथ है डील है ये दोबारा रीनेगोशिएट होनी है, ये हो जाए तो उसके बाद इलेक्शन की डेट का कुछ हो जाएगा। क्योंकि इमरान खान साहब ने इस बात का जिक्र अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया कि मैंने इतने झूठ सुने हैं, मैंने इतनी ट्रक की बत्ती पीछे मुझे लगाया गया, ये किया वो किया। तो जाहिर बात है वो मैंने और आपने तो उन्हें इंश्योरेंस नहीं देनी थी, ना ही मुनीज़ जहांगीर साहबा ने देनी थी। जहां से मिलनी थी उन्हें इंश्योरेंस, वो हर कोई जानता है वो कहाँ से मिलती है। तो इमरान खान साहब शायद वो डिसइल्यूजन थे, डिसअपॉइंटेड थे और फ्रस्ट्रेटेड थे, लिहाजा उन्होंने फिर बड़ा जल्दी और एक क्विक एक्शन लिया कि मैं 25 तारीख को निकल आऊंगा, और उसी वजह से फिर वो आए। अब वो गए किस अश्योरेंस पे है, दैट कुड बी एनीबडीज गेस। जाहिर बात है किसी ने कहा होना है कि भाईजान आप चले, वील सॉर्ट इट आउट, या आपके लिए हम चीजें जो है स्टिच अप कर देते हैं। इमरान खान साहब का आपको पता है अभी भी उनके मामलात जो है वो पूरी तरह से खराब नहीं है, अभी भी उनके हालात जो है वो इतने बुरे नहीं है। तो मेरे ख्याल में अभी वो उन्होंने एश्योरेंस एक उनको कहीं ना कहीं से अगर मिली है, नहीं मिली तो फिर ये है। दूसरा एनालिसिस यही है कि फिर उनके पास उनको ये पता था कि क्योंकि वो एक वायलेशन कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की, लोगों का नंबर इतना इंप्रेसिव नहीं रहा था, लिहाजा उन्होंने सोचा कि वो कहीं और चले जाएं और फिर दोबारा रीस्ट्राइक करें। मुनीज़े, आपके ख्याल में ये गलती रही इमरान खान साहब की जो मुनीब कह रहे हैं, या फिर आप समझती हैं फायदे में रहे? क्योंकि डी चौक में रात को जो कुछ हुआ है वो बज़ाहिर नजर नहीं आता, बज़ाहिर ये लगता है कि खान साहब गॉट अवे विद इट, और एक खास प्रिविलेज का भी एक तासुर हमेशा मिलता है कि उनको हासिल है। आप समझती है कि कल उनकी गलती थी, कल की तारीख का ऐलान उनको मना होने के बावजूद भी, या फिर ये उन्होंने गेन कर लिया इस सब में? देखिए अब्सा, इसमें तो कोई शक नहीं कि जो उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा और जिस तरीके से हुकूमत ने आउट ऑफ प्रोपोर्शन फोर्स का इस्तेमाल किया वो वाकई में आउट ऑफ प्रोपोर्शन था। और इसका इतराफ जनाब वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने भी किया। उन्होंने कहा कि हम इनके झूठों को मान गए और इसीलिए शायद मुझे अपने ऊपर भी अफसोस होता है कि हमें इतनी सख्ती से जो है डील नहीं करना चाहिए था। तो देखिए, फ्रीडम ऑफ असेंबली तो हर शहरी का हक है और वो होना चाहिए, मगर एक चीज जरूर है और वो ये है कि उसके हदूद भी होते हैं। ये नहीं है कि कल जो मुजाहिरीन हैं, और वो हमने खुद रिपोर्ट किया कि PTI के जो लोग हैं वो टेयर गैस लेके आए हुए थे। अब देखिए कौन से मुजाहिरीन, सारी जिंदगी हम देखते रहे कि लोग प्रोटेस्ट करते रहे, क्या जो प्रोटेस्टर्स हैं वो टेयर गैस लेके आते हैं? आप मुझे बताइए कि अगर यहाँ पे पश्तूनों का कोई जलसा हो जाए या खवातीन का जलसा हो जाए तो क्या वो टेयर गैस लेके आते हैं या कि क्रेन्स अपने साथ लेके आते हैं? तो देखें, अगर आप मुजाहरा कर रहे हैं तो किसी तो हदूद के अंदर रह के करें, पुरअमन मुजाहरे होने चाहिए। जरूर आपका हक है मुजाहरा करना और हुकूमत को इस किस्म की तशद्दुद नहीं करना चाहिए था लोगों के ऊपर। आप क्यों यास्मीन राशिद की गाड़ी जो है वो तोड़ रहे हैं? क्यों आप खवातीन को पहले हिरासत में लेते हैं फिर उनको आप छोड़ देते? इनको चाहिए था कि इनको फैसिलिटेट करते, H9 पार्क के अंदर जो है बेहतर तरीके से इनको हैंडल करते। और ये मैं समझती हूँ इनकी हुकूमत का एक फेलियर भी है कि ये जीरक, अपने आप को एक्सपीरियंस सियासतदान कहते हैं और हैं भी, तो क्यों नहीं फिर ये एक अच्छे तरीके से, जिस तरह पीपल्स पार्टी ने तायरुल कादरी के साथ नेगोशिएशन करके और उनको घर भेजा था, इनको क्यों नहीं कर सके? मगर जब ये सवाल मैंने किया PMLN से तो वो कहते हैं कि जी हमारी तो अग्रीमेंट हो गई थी, जिस तरह आपने भी बताया अपने इंट्रोडक्शन में, हमारी तो अग्रीमेंट हो गई थी। मगर जब असद उमर साहब और ये शाह महमूद साहब और परवेज खटक साहब अग्रीमेंट करके वापस गए हैं तो उसी अग्रीमेंट को इमरान खान साहब ने रद्द कर दिया। तो देखिए अब्सा, कल किसी ने एक बड़ी अच्छी बात की, आबिद साकी साहब ने, जो साबिक रह चुके हैं चेयरपर्सन पाकिस्तान बार काउंसिल के, उन्होंने हाथ जोड़ के अपील की। उन्होंने ये कहा कि सियासत इसलिए इतनी कंफ्यूज्ड आज हो गई है क्योंकि जो सियासतदान है वो अवाम की तरफ देख के फैसला नहीं कर रहे, उनको इशारे कहीं और से मिल रहे हैं। और जब आप उधर से इशारा लेके सियासत करेंगे तो मजीद मामलात और कॉम्प्लिकेट होंगे। जो आज की जो सियासत हो रही है वो हमें खमियाजा भुगतना पड़ रहा है ऑफ न्यूट्रल नॉट बीइंग न्यूट्रल। जी मुनीज़े, और इसका कुछ असर हमें ये भी नज़र आया कि खा वो हुकूमती शख्सियात हों या फिर PTI की शख्सियात हों, सबके बयानात ही मिल नहीं रहे। वो आप बिल्कुल एक दूसरे से यकसर मुख्तलिफ बात करें, ये कन्फ्यूजन भी सियासी हलकों के अंदर जो है वो नज़र ये आता है कि तमाम मामला खुद नहीं चलाए जा रहे। एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे तो लियाकत अबाई साहब भी हमारे साथ होंगे, उनसे भी हम पूछेंगे कि खान साहब तो तारीख देने आए थे, इलेक्शन की तारीख लेकर उन्होंने जाना था, लेकिन 6 दिन बाद की तारीख देकर चले गए, ऐसा क्यों उन्होंने किया? एक ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुशामदीद। गुफ्तगू आप मुलाहिजा कर रहे हैं जो मामलात कल बने, इमरान खान साहब एक अल्टीमेटम देकर चले गए, तो क्या इस पसे पर्दा इस सारे मामले के अंदर, अब अब्बासी साहब आपको भी वेलकम कहूँगी बाकायदा प्रोग्राम में। पहली बात तो मैं ये बताइए कि कल हुआ क्या? H9 और G9 का वाजे किया गया था, लेकिन खान साहब फिर भी डी चौक जाने का कहते रहे अपने लोगों को। धरना क्यों नहीं दिया आज खान साहब ने? अल्टीमेटम क्यों दे के चले गए? अच्छा, पहली बात तो मेरा ख्याल है कि H9, G9 और डी चौक वो तो कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि कल इतना लेट डिसीजन हुआ कि ग्राउंड पे मैं था, अली नवाज अवान था और खुरम थे जो यहाँ मैनेज कर रहे थे रैलीज। तो हमें तो पता ही नहीं चला कि हम तो 1 बजे निकल गए थे बाहर फील्ड में, लोग इकट्ठे करने थे, तो हमें तो नहीं पता कि किस वक्त कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया और वो कन्वे ही नहीं हो सका। और यही मेरा ख्याल है कोर्ट ने यही बेनिफिट ऑफ डाउट दिया कि कन्वे ही नहीं हो सका पूरी तरह, इतना थोड़ा टाइम था और वो कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। लेकिन बहरहाल एक चीज़ तो होगी कि तहरीक की कामयाबी आपको हुकूमत की जो होता है ना बौखलाहट से नज़र आती है। आप देख लें, बिलावल साहब का मार्च आया, मौलाना के मार्चेज आए, नून लीग ने प्रोटेस्ट किए, हम कितना पीसफुली ने कहते थे आए आपको वेलकम करते हैं। इनको तो दूसरे लफ्जों में कहता हूँ, मौलाना को H9 का जो ग्राउंड दिया गया था, क्या वो एक कदम भी वहां से बाहर रखा गया जो मुकर्ररा जगह उनको दी थी आप लोगों ने? आप मौलाना साहब कंपेयर कैसे कर सकते हैं? हमारे घरों पे छापे, हमने पता नहीं कितने, उस पे तो तनकीद हो रही है ना, वो गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए था, उस पे तो हम तनकीद करें। तनकीद की बात ना करता है कि आप लोग तनकीद की बात ना करें, ये तो उन्होंने क्रश किया हमें। राना सनाउल्लाह साहब को मैं टीवी पे पूछता हूँ, आप तो कहते थे मैं ना चाहूं तो 20 बंदे ना निकले, तो आपने तो 20 की प्लानिंग की। वो तो अभी कह रहे हैं कि मुझे शर्मिंदगी है, हमने इतने इंतजाम क्यों कर लिए, बंदे तो कोई निकले ही नहीं। नहीं, अच्छा उनको शर्मिंदगी है, उनको बिल्कुल शर्मिंदगी वाला जुमला ठीक है। उनको शर्मिंदगी है कि आप सियासी अपने आप को कहते हैं, सियासी निहत्ते कारकुनों पे आपने गोलियां चलाई, आपने टीयर गैस मारे, आपने कंटेनर्स पे लगा के लोगों को डंडे मारे, हम जैसे MNAs को आपने डंडे मरवाए, हम जख्मी, हमारी टांगे आपको। साहब के को मामला तय हो गए? नहीं सुने, पहली बात तो ये राना सनाउल्लाह साहब को शर्मिंदा, वो ठीक हो रहे हैं, वो अपनी बात को कवर कर रहे हैं कि एक सियासी कहने वाला फाशिस्ट एक्टिविटीज अगर करेगा, लोगों को आपने सारा इस्लामाबाद का घास आपने जलाया, हमारे सामने आपकी टीयर गैस लगती थी, वीडियोस पड़ी हैं सर उसके ऊपर। आप वीडियोस है, मैं मेरी दरख्तों को आग लगा रही है पीटीआई की कारकुन की आंसू गैस की, वो हो सकता है राना सनाउल्लाह साहब की कोई गुल्लू बाटी हो, ये भी बताओ। ये तो आप अब्बासी साहब को ऐसी बात करें, सुने आप ना माने ना, आपकी मर्जी है। हम 10 अरब दरख्त लगाने वाले हैं, इमरान खान हम इस मुल्क को उजाड़ने वाले नहीं है। अफसर साहिबा, अयाज सादिक साहब से जो मुलाकात हुई थी, शाह महमूद कुरैशी साहब, पहले तो ये बात तय कर ले कि राना सनाउल्लाह ने दरख्त जलाए, राना सनाउल्लाह ने घास जलाई है। मैं आई विटनेस, मैं ये कह सकती हूँ कि राना सनाउल्लाह साहब ने हुकूमती वजीर दाखिला होने के नाते उन्होंने बहुत ज्यादा रुकावटें लगाई, रुकावटें नहीं, बहुत ज्यादा शेलिंग होती रही। जब शेल फटता है, इस वक्त गर्मी का मौसम है, घास को आग लगती है, हमारे सामने आग लगी है। अगर आपने राना साहब की साइड लेनी है तो आपकी मर्जी है। आई एम दी आई विटनेस, मैं ग्राउंड से आ रहा हूँ। किसी जगह पे घास अगर किसी से दरख्त जलाया तो यकीन माने वो गुल्लू बाटर। मुझे ये बताए, इनसे पूछे, डॉक्टर यास्मीन की गाड़ी पे डंडे किसने मारे? तो मुनीज़े पहले इसके ऊपर बात कर चुकी है, मुनीज़े से भी करूंगा। डॉक्टर यास्मीन की गाड़ी पे डंडे किसने मारे? हमारी जो पहले बात हो रही थी, मुनीज़े कह रही थी, मुझे इसका जवाब आपने ये टॉपिक लेकर आई हैं। उन्होंने कहा कि पेशावर में कंटेनर पे शहबाज गिल और तमाम जो बड़े ओहदों वाले आपके पार्टी के मेंबरान थे, लेकिन आपको इधर फैजाबाद में छोड़ दिया। यास्मीन राशिद और अंदलीब अब्बास को वहां पर डंडे खाने के लिए पुलिस के क्यों नहीं लेके आए वो कंटेनर? मुनीज़े साहिबा, हर पॉलिटिकल पार्टी की स्ट्रेटजी होती है। शहबाज गिल साहब, उनका काम इंफॉर्मेशन देना है, इसलिए वो खान साहब के साथ होते हैं। हमें आप जानती हैं, हम पॉलिटिकल ग्राउंड के लोग हैं, ये हमारी स्ट्रैटेजी है। लेकिन आप कम अज कम अगर मुनीब साहब भी हैं तो मुनीब साहब आप दोनों तजिया करें, मिलता है ना कंटेनर में जगह मिलती है, तजिया करें कि क्या इस तरह के डंडे, इस तरह की टीयर गैस किसी ने खाई है? अब्बासी साहब को खुद खान साहब ने कभी कोई औहदा नहीं। लोग खाते रहे पाकिस्तान में सारी टेयर गैस और डंडे तो बड़ी दूर की बात है। 18 अक्टूबर को जब बेनजीर भुट्टो साहिबा आई थी तो सांगड़ में गोलियां भी चली थी और वहां पे उनके कारकुनान हलाक भी हुए। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये वैसे ही दौर है, ऐसी बात नहीं है। लगता है ये ज्यादा पैरोकार है। मुनीब साहब की बात वो जनरल मुशर्रफ, अगर आप जनरल मुशर्रफ थे नहीं, चले जनरल मुशर्रफ थे। आप हमें मुनीब साहब एक जुमला, आप दोनों बड़े अच्छे तजियाकार हैं, बड़े बैलेंस हैं। मुझे बता दें, हमारा दौर 3.5 साल का कंपैरिजन करें ना, किसी पे हमने एक डंडा भी मारा है, किसी पे एक टीयर गैस मारी है। हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम ग्राउंड के लोग हैं, हम अवामी सपोर्ट वाले लोग हैं, ये डमी है। अच्छा
गुजारिश है सबसे पहले तो मैं जो हमेशा कहता हूँ कि अब्बासी साहब जो हैं ये हमारे भाई हैं और इनसे एक बड़ा भाइयों वाला ताल्लुक है, दोस्ती भी है और बड़ी बेतकल्लुफी भी है। और अब्बासी साहब उन चंद शख्सियात में से एक है जो बड़े मेहनती आदमी है पीटीआई के अंदर। उन्होंने बड़ी मेहनत की है अपने हल्के में भी, हर जगह पे, लेकिन इनकी जमात ने भला नहीं होने दिया। ये मैं हमेशा कहता हूँ, मैं अपने प्रोग्राम में भी कहता रहा। वो अलग बात है कि इनको डंडे खाने के लिए छोड़ा जाएगा, सारा रगड़ा इनका निकलेगा और इन जैसे वर्कर्स का निकलेगा जो मेहनत भी करेंगे, इनको मिलेगा कुछ नहीं। लेकिन चले, अल्लाह इज्जत देने वाला है और अल्लाह ने इन्हें इज्जत दी है। लेकिन मैं इतना जरूर कह दूं कि ये बात अब्बासी साहब की दुरुस्त है, मैं इसको बिल्कुल, और ये मेरे ख्याल में मुनीज़े भी यही कह रही थी कि ठीक है, अगर आप देखें तो हुकूमत जो इमरान खान साहब की थी, मौलाना फजल रहमान साहब आए, उन्होंने एक जगह उनको डेजिग्नेट की गई, वो आए, उन्होंने जलसा किया, वो भी हुकूमत गिराने की गर्ज से आए थे और उनको था कि जी हम बैठेंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे, तो हुकूमत नहीं गिरी। और मैं बेसिकली इस पूरे एक्सरसाइज के खिलाफ हूँ कि जत्थों के जोर पे आप हुकूमतों को ब्लैकमेल करने आ जाए। नहीं, ये किसी हुकूमत, किसी के पास इख्तियार होना ही नहीं चाहिए, चाहे वो कोई सियासी जमात हो या कोई मजहबी जमात हो, नंबर वन। दूसरी बात ये है कि अभी अब्बासी साहब जैसे हमारे भाई फरमा रहे थे कि जी वो उस वक्त कन्फ्यूजन इतनी थी, वो पता ही कोई नहीं चला। तो पहले तो मेरे ख्याल में शहबाज गिल साहब को ना उनके ओहदे से हटा देना चाहिए, इसलिए क्योंकि अगर उनका काम इंफॉर्मेशन देना है, 4 पेज का ऑर्डर है। अब साहब, आप, मैं, अब्बासी साहब और मुनीज़े, अगर हम में से सबसे ज्यादा मेरे ख्याल में कुंज़ मैं होऊंगा, लेकिन मैं भी उस ऑर्डर को पढ़ने में जो ऑपरेटिव पार्ट है मुझे ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 मिनट लगेंगे। 3 टोटल पेज के अंदर ऑपरेटिव पैराग्राफ्स थे, आप पढ़ लेते, आप सबको पता था। अब ये तो बात थी ऐसे ही है ना कि मैं कहूँ जी हम कंफ्यूजन हो गई थी, पता सबको पता था। इनके अपने वकील ने उधर जाके मुंह से मांगा वो ग्राउंड, बाबर अवान साहब उन्होंने ही रखा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ उन्होंने अपने मुंह से मांगा। और जब अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उसमें तो सिर्फ 10,000 लोग आते हैं, कहते नहीं हमें यही दे दे। अगर इजाजत है, एक शॉर्ट और क्विक कमेंट में मुनीज़े का भी, इसके मुनीज़े इसमें बेनिफिट ऑफ डाउट, ये इतनी मसरूफ दिन था खान साहब के लिए, शहबाज गिल साहब भी शायद बहुत मसरूफ होंगे, तो नहीं उनको पता चल सका, ऐसा कुछ कहा जा सकता है इसमें कि खान साहब को शायद नहीं पैगाम पहुंचा? नहीं, जाहिर है अब सा ये तो नहीं हो सकता कि खान साहब को पैगाम नहीं पहुंचा, मगर मैं एक बात जरूर, क्योंकि सदाकत साहब भी ये बात कर रहे थे, मेरा कहने का मकसद ये था कि पंजाब जो था सबसे मुश्किल सूबा था, वहां पे ज्यादा ऑब्स्टिकल्स राना सन्नाउल्लाह साहब ने खड़े हुए थे, तो बजाय कि आप खवातीन को वहां से निकालते, आप खवातीन को खैबर पख्तूनख्वा लेके जाते और शहबाज गिल और बाकी जो आपके रोज आके ठीक ठाक मर्द हजरात हैं उनको आप पंजाब से निकालते ताकि वो डंडे खाते। और उस खवातीन को आप, मेरा ख्याल है, तब भी याद किया करें जब बंदर बांट होती है काबीना की पोजीशंस की, क्योंकि तब वहां पे कम नजर आती हैं और जलसों में आपके ज्यादा नजर आती हैं, तो थोड़ा सा प्रोपोर्शन के तौर पे चला करें। जहां तक सदाकत साहब ने बात की कि देखिए हम बेहतर थे, या तो मैं सदाकत साहब को याद कराना चाहती हूँ कि क्या जो तुलबा हैं उन्होंने टीयर गैस नहीं खाई थी? क्या जो डॉक्टर्स थे उन्होंने जब जुलूस निकाला था बलोचिस्तान में तो उनको बख्तरबंद गाड़ियों के अंदर बंद करके नहीं लेके गया था? या किसानों ने जब जुलूस निकाला था तो उनके ऊपर टीयर गैस नहीं चली थी? देखिए ये कोई एक एग्जाम्पल नहीं है। और क्या ऑपोजिशन जो थी वो तमाम जेलों में मिलती थी, ईवानों में तो कम मिलती थी? जो सियासतदानों का हुस्न होता है वो ये नहीं होता कि जी कोई लॉलीवुड की फिल्म चल रही है, मैं तेनू मारांगा, मैं तेनू और मारांगा। सियासतदानों का तो हुस्न ये होता है कि वो कोई दरमियानी रास्ता लोगों के लिए निकालें, अपने लिए कोई दरमियानी रास्ता निकालें ताकि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ सके। और वो मईशत की बात करते हैं सदाकत साहब, ताकि मईशत के अंदर स्टेबिलिटी आ सके, ना कि कभी अपनी गर्दन जाके सुप्रीम कोर्ट में दे दे, कभी गर्दन जाके रावलपिंडी दे दे। इनका काम ये था कि आपस में बैठते और कोई मिडिल रास्ता निकालते ताकि कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती, इनको भी फ्रीडम ऑफ असेंबली मिलती और बाकी लोग भी जो है वो अपनी बात करके घरों को जाते, बजाय कि वहां पे माएं भी टीयर गैस खा रही हैं, जंग का माहौल बना हुआ है। और मिल क्या रहा है आपको एट द एंड ऑफ इट? मुनीज़े, जो दरमियानी रस्ते की बात थोड़ी बहुत हो रही थी कि मुज़ाकरात और मुलाकात, उसको दोनों अतराफ डिनाई करती रही। लगता बज़ाहिर ये रहा कि दोनों तरफ की ईगो आड़े हाथे आ गई। एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे तो फिर इस करते हैं। और खान साहब अब 6 दिन बाद क्या कर सकते हैं मुमकिन तौर पर, ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं।
ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं मुल्क में जो सियासी सूरत हाल है इस वक्त, उसके बारे में। मुनीब, आपका एक कमेंट में पहले इसके ऊपर चाहूँगी। ये जो फौरी आज जो कानून साजी हो गई, एक उसके अंदर इंतखाबी इस्लाहात वाला जो मामला था और इलेक्शन एक्ट अमेंडमेंट जो है, और दूसरा नैब वाला मामला, अब ये दोनों हम काफ़ी दिन से सुनते आ रहे हैं। इत्तेहादियों और हुकूमत की एक पहली तरजीह थी, उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन में रिफॉर्म्स करेंगे, नैब का कानून में तब्दीली करेंगे और फिर इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे। आपको लगता है कि ये आप उस चीज़ के लिए एक इशारा दिया गया है आज के, अब इस तरफ मामला जा सकते हैं, लेकिन बीच में एक और चीज़ भी होगी जो भी कुछ दिन पहले तक डिस्कस हो रही थी कि हुकूमत चाह रही थी इलेक्शन में जाए, लेकिन एक तरफ उनको खौफ और डर इमरान खान साहब का बहुत रहता है, उनके बयानिए का, कि अब वो ये कहेंगे कि उनके प्रेशर में आके। तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट भी ये चाह रही है, लेकिन फैसले या एक कदम पीछे हो जाते हैं इमरान खान साहब की वजह से? देखिए, इसके अंदर दो तीन चीजें। एक तो ये कि जो आज नेशनल असेंबली के अंदर हुआ, और मेरे पास एग्जैक्टली मैंने वो ड्राफ्ट नहीं देखा, लेकिन जो रिपोर्टिंग हुई है वो हरिडली बहुत कुछ किया गया है और कुछ चीजों को अनडू किया गया है। जैसे वो वोटिंग मशीन्स वाला मामला था, वो तो खैर अभी भी वो एक बड़े बड़े फॉर्मेटिव स्टेज के ऊपर था, उसके अंदर बहुत कुछ होना था, और इलेक्शन कमीशन की भी रिजर्वेशंस थी, वो तो चले, इट मेक्स सेंस। बाकी जो ओवरसीज पाकिस्तानियों वाला था, उसका भी एक जो इंटरनेट वोटिंग वाला जो एक पूरा मॉड्यूल था जो कि बनाया था नादरा ने, उसके वाले से पहले फंड जारी हुए, फिर उसका गवर्नमेंट ने, साबका हुकूमत ने एक उसका ऑडिट करवाया था एक स्पेनिश फर्म से, उसके अंदर बड़े बेसिक प्रॉब्लम्स आए। फिर ऑब्वियसली एक नया मॉड्यूल बनाना था, उसके लिए इलेक्शन कमीशन से फंड ज्यादा मांगे गए नादरा की जानिब से। खैर उसमें भी प्रॉब्लम रहा, लेकिन हुकूमत ने वही किया है, ठीक है, जो हरिडली वो करते हैं, जिन चीजों को वो अनडू करना चाह रहे थे, ये कोई मेरे लिए अचंभे की बात नहीं है। लेकिन जो इशू है यहाँ पर वो ये है कि इस हुकूमत का सबसे जो बड़ा इस वक्त एक इशू है वो ये है, वो डिसीजन मेकिंग का है। हुकूमत को एट द एंड ऑफ द डे कुछ चीजें करनी पड़ेंगी अगर उन्होंने मुल्क को सस्टेन करवाना है। मैं रोज तसलियां देने से तो नहीं हो रहा, क्योंकि इकोनॉमी रोज डे बाय डे एवरी डे ब्लीड कर रही है, और मैं तो बड़ी बेसिक सी जो मईशत है उसको समझता हूँ। कम से कम मेरे जो असेसमेंट है उसमें यह है कि हुकूमत का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा है वो ये है कि लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग है, क्विक डिसीजंस नहीं हो रहे। अभी इशू यहाँ ये है कि इमरान खान साहब का बयानिया, जारी बात है, द मोमेंट गवर्नमेंट इंक्रीजेस द पेट्रोल प्राइस, तो आप देखिएगा फौरी तौर पर इमरान खान साहब का लोग तो उसे ऐसे रिलेट करेंगे कि देखें नहीं, वो गए थे तो वो सब्सिडाइज करके गए थे, ये आए हैं तो इन्होंने बढ़ा दिया है, तो वो एक रहेगा। लेकिन अभी कम से कम जो मुझे लग रहा है वो यही कि हुकूमत की तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि वो जल्दी इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं। बाकी आपको पता है बहुत कुछ ऐसा है जो कि फिर सामने नजर नहीं आता। सही। तो मुनीज़े, अब आप ये जो अगर इनडिसाइसिव जो गवर्नमेंट है इस मामले के ऊपर, ये ज़्यादा जाहिर नहीं करता, क्योंकि ये बड़ी सिंपल सी बात थी, मुश्किल उसके नताइज ज़रूर निकलते, लेकिन IMF से डील जो सब्सिडीज़ है वो वापस लेके IMF के पास जाते, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। आज ये कानून साजी भी हो गई। आप समझती हैं कि हमें सरप्राइज़ मिल सकता है कि गवर्नमेंट खान साहब के 6 दिन के अल्टीमेटम से पहले ही कोई ऐलान कर दे? जी, मैं समझती हूँ कि ये बड़ा मुश्किल लग रहा है कि हुकूमत जो है वो अपनी मुद्दत, या असेंबलीज जो है वो अपनी मुद्दत पूरी नहीं करेंगी। उसके बहुत सारे वजूहात हैं, मगर जो ये कश्मकश आप देख रहे हैं, कंफ्यूजन आप देख रहे हैं, वो इसलिए भी देख रहे हैं कि PMLN मेरा ख्याल है खास तौर पे ये चाहती है कि हम जो, अगर हमने सख्त बजट देना है और हमें IMF का अगला लोन चाहिए, तो फिर हमें जो अनफंडेड सब्सिडीज हैं जो PTI की हुकूमत भी देती रही, वो हमें ख़त्म करनी होंगी। जिसका मतलब ये है कि हमें बिजली के ऊपर, हमें फ्यूल के ऊपर जो है वो प्राइसेस जो हैं वो रेज करनी होंगी। अगर वो ये कर देते हैं तो उनका कंसर्न ये है कि इस हार्ड बजट के बाद क्या अगला बजट, जून 2023 का बजट, उनको देने की इजाज़त होगी, या उससे पहले ही असेंबलीज डिसॉल्व हो जाएंगी? क्योंकि अगर उससे पहले असेंबलीज डिसॉल्व हो जाती हैं तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए एक बहुत ही गंभीर सूरत हाल पैदा हो जाती है कि उन्होंने इतना सख्त बजट दिया और उसके बाद वो इलेक्शन में चले गए, तो उनकी जो उनका जो एक चांस है ऑफ विनिंग एन इलेक्शन वो कम हो जाता है। तो ये भी कंसर्न जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बनिस्बत इत्तेहादियों से ज्यादा है। जहां तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सवाल है, तो वो ये समझते हैं कि ये रिवायत नहीं पड़नी चाहिए कि जी असेंबलीज जो है वो अपनी मुद्दत पूरी नहीं करेंगी। माजी में भी हमने देखा कि जी अदालती फैसले आए, किसना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़माने के अंदर वज़ीर आज़म बदले, मगर असेंबलीज ने अपनी मुद्दत पूरी की। इसी तरीके से भी नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, फिर शाहिद खाकान अब्बासी बने, मगर असेंबलीज ने अपनी मुद्दत पूरी करी। तो वो ये समझते हैं कि अगर ये रिवायत बन गई कि 3.5 साल के बाद
असेंबलीज ही टूट जाएंगी तो फिर ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं होगा और इसके अंदर कोई सर्टेनिटी नहीं होगी। एक बात मैं जरूर ये कहना चाहूंगी कि देखिए, जब तक आप इनको पता नहीं है कि ये आ कब रहे हैं, उनको पता नहीं है कि वो जा कब रहे हैं या रह कितनी देर के लिए रहे हैं। और फिर मैं वही बात आपसे कहूंगी कि जब आप सियासत किसी और के इशारे के ऊपर करते हैं बनिस्बत ग्राउंड रियलिटीज और अवाम को देख के, तो फिर इसी किस्म की अनसर्टेनिटी जो हमें नजर आ रही है वो पैदा होती है। ऐसा ही नजर आता है। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वो फिर जो एक और एक आज बात है, मैं चाहूंगी कि मुनीज़े का कमेंट खुसूसी तौर पे शामिल हो। एक जो वीडियो गर्दिश कर रही है जिसमें सूरी साहब खान साहब से कान में कह रहे हैं कि आप जरा इस्लामिक टच दीजिए, और फिर खान साहब फौरी तौर पे आकर उसको इस्लामिक टच देते भी हैं अपनी तकरीर में। तो ये क्या इशारा करता है, ये इसमें अवाम के लिए क्या पैगाम छुपा है, इस पर बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अब्बासी साहब, एक खुशगवार हैरत हुई आज हमें, प्राइम मिनिस्टर साहब ने आप लोगों को एक ऐसी ऑफ़र की जो कि आम तौर पे कुछ अरसे से पिछले हमें प्राइम मिनिस्टर के जो ओहदा है उधर से इस तरह की बात सुनने को नहीं मिल रही थी। वही कहते हैं मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं, कमेटी बना सकता हूँ लेकिन डिक्टेशन नहीं लूँगा, आप से हम बात कर सकते हैं, कमेटी बना सकता हूँ। तो आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? अच्छा, और दूसरा ऑन क्यों नहीं कर रहे आपके खान साहब का पैगाम लेकर कल आपके लोग आए थे पेशावर से, आपने मुझे पिछली बार मौका ही नहीं दिया। तो अब आप सारी बातें कह रहे हैं इसके अंदर, लेकिन पहले मेरे सवाल का जवाब मैं सिर्फ 2-3 बातें करूं। एक तो उन्होंने प्रोटेस्ट की बात की कि जी क्लर्क्स पे, पहली तो बात है किसी भी प्रोटेस्ट वाले पे टियर गैस मारना बड़ी गलत बात है। अगर ज़ियाउल हक ने मारी, मुशर्रफ ने मारी, गलत बात। लेकिन आज के दौर में जो लोग क्लर्क्स हैं या टीचर्स हैं वो तनख्वाह के लिए निकलते हैं, उनके साथ रवैया, और जो लोग बच्चे फैमिलीज निकलते हैं मुल्क बदलने के लिए, दोनों का कॉज और दोनों की मोटिवेशन और दोनों का वो अलग होता है। उनको अलग तरीके से ट्रीट करें। जो एक लोग पे शेलिंग करें, एक पे ना नहीं, करें। मैं नहीं कहता, मैं तो पहले का शेलिंग सबके ऊपर होनी नहीं चाहिए, लेकिन ट्रीटमेंट जो है, एक आदमी तनख्वाह, कोई क्लर्क है या कोई टीचर है, वो अपनी तनख्वाह या मुराद के लिए निकल रहा है, और एक फैमिली इस्लामाबाद की सड़कों पे मुल्क को बदलने के लिए निकल रही है, तो कौम का रवैया दोनों के साथ, पुलिस का रवैया दोनों के साथ, पुलिस का रवैया उसका इंतजामिया है, काम देगी, हक है। मैं तो पहले देखे ना, पहले मेरी बात सुन लेना। हमारा आईन मैं तो ये कह रहा हूं कि बिल्कुल ठीक है, नहीं मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, दोनों के साथ बिल्कुल उनको हक है, लेकिन अगर आपने सख्ती करनी है तो कम अज कम जो सियासी कारकुन है वो बेचारा तनख्वाह के लिए नहीं निकल रहा, वो अपनी मुराद के लिए जो राना सनाउल्लाह ने किया। सुने ना, हमारा आईन हमें देता है और पुरअमन रहे, ये आप रिपीट कर रही हैं, मैं एग्री कर रहा हूँ। देखिए आप रिपीट कर रही हैं, मैं एग्री कर रहा हूँ, मैं एग्री कर रहा हूँ कि वो किसी के खिलाफ भी नहीं होना चाहिए, लेकिन एक तनख्वाह के लिए निकलना और एक कौम के लिए निकलने के लिए फर्क है। और कल जो कुछ राना सनाउल्लाह ने किया, हालिया तारीख का वो स्याह तरीन बात है। अब आपका अगला क्यों नहीं कर रहे अगला कि सवाल ये, को भेजा हम बिल्कुल हेलीकॉप्टर में ये पैगाम लेके कि कुछ मामला डिस्कशन हो हमारी आपस में। बिल्कुल कल इसलिए इसको कॉल ऑफ किया कि जो राना सनाउल्लाह ने जो बात कर दी थी, मुल्क में आग लग रही थी, खुदा न खास्ता मजीद आग बढ़ती, तो हमने इसको 6 दिन के लिए पेंड किया। ना मुनीब साहब क्या पैगाम लेके आए, सुने ना मुनीब साहब हम पीछे हटे, ना हमने इंतखाबात के बाद निकलना है, लेकिन कल का चूंकि इतनी वायलेंस स्टार्ट हुकूमत ने कर दी थी कि हालात जो है, फिर फौज भी आ गई थी और हम नहीं चाहते थे किसी तरह इदारे और अवाम आमने सामने आए, इसलिए लीडरशिप ने पॉलिटिकली अपना एक स्टेप बैक किया और अगले 6 दिनों में फिर निकल रहे हैं। एक ही बात है, पुरअमन। बाकी मैं समझता हूं कि जो कुछ ये हुआ है इसको टीचरों की प्रोटेस्ट से कंपेयर ना करें, ये बिल्कुल दोबारा खुद ही बात लेके आ गए, तो फिर मैं उसका जवाब और राना सनाउल्लाह का एक ब्लैक आप समझ लें कि आप इसको ब्लैक डे के तौर पे इसको याद रखें। सियासी कारकुनों की अमवात हुई, उनके घरों पे छापे मारे गए, खवातीन पे शेलिंग हुई, तो ये जिक्र जब आप आए नहीं थे, हम पहले हिस्से में सारे जिक्र कर चुके हैं, तो रिपीट से बेहतर है कि एक एक कमेंट मुनीब साहब पहले आपसे, अब आपने अब्बासी साहब की मिसाल जो है वो रिपीट कर रहे हैं बार बार। वो कहते हैं टीचर्स प्रोटेस्ट करें या कोई और करें, उसकी एक अलग नौयत होती है, और जब कौम इनके अपने ख्याल में और इनकी जमात और इनके खान साहब और उनके चाहने वालों के ख्याल में वो मुल्क बचाने के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए निकले हैं, लेकिन हम अगर उसको न्यूट्रल तरीके से देखें, जिस तरह आप और या मुनीज़े और मैं हम इस पर बात करेंगे, तो हम ऑब्जेक्टिव एक जर्नलिज्म करते हुए इसके ऊपर बात करेंगे, तो आप समझते हैं कि ये जो
एक और चैप्टर हुआ कि सूरी साहब खान साहब के कान में कुछ कह रहे हैं, इससे कोई पैगाम अवाम और देखने वालों के लिए भी निकलना चाहिए कि आप मजहबी टच दें, इसको इस्लामी टच दें, और खान साहब फौरी तौर पे आके उसको इस्लामी टच भी दे देते हैं। फिर वो आकर कहते हैं कि मैं जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वाला हूँ, मैं आपसे मुखातिब हूँ। तो वो तो सारे ही लोग हैं इस मुल्क के अंदर शामिल, इस प्रोग्राम में शामिल, इस सियासत के अंदर शामिल। ठीक है, ये एक ऐसी बात है जो बात इमरान खान साहब को सूरी साहब ने की, अगर उसको एक खास तरीके से देखा जाए तो उसमें कोई बात नहीं है। अगर उन्होंने कहा जी कि इसको मजहबी टच दें, यानी कि लोगों के जारी बात है, जब हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के मुबारक में बात करते हैं या उनका रेफरेंस से बात करते हैं, तो वो एक जो जोश और जज्बा है वो अपने अरूज पर चला जाता है। तो अगर लोगों को वो मोटिवेट करने के लिए वो ये बात कर रहे हैं या उन्होंने उनकी तरफ हवाला दिया, तो यानी अपने सियासी मकासद के लिए मज़हब का इस्तेमाल ही हुआ ना? वो बिल्कुल 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 ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं किया, वो बात उसमें तो कोई वो हो नहीं सकती, उसमें तो कोई दूसरी बात हो नहीं सकती। लेकिन आप अपने किसी भी सियासी प्रोसेशन के अंदर वो काम जो कि आप अपनी सियासत के बढ़ावे के लिए, उसको परपेचुटी देने के लिए कर रहे हैं, उसके अंदर आप खास तौर पर जैसे वो जो टच का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, मुझे जरा वो थोड़ा सा अजीब लगा, वो ऑडिबली को इतना अच्छा नहीं लगता। लेकिन वैसे ये बात दुरुस्त है कि हम सारे समेत इमरान खान साहब के, उनकी पूरी जमात के जो भी लोग हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, जहां पर भी मुसलमान है, जो मुसलमान है वो आशिक रसूल है, उसके अंदर कोई गुंजाइश है ही नहीं। जी बिल्कुल, बेशक। जी मुनीज़े, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? ये जो मामला है कि अपनी रंग देने के लिए अपने बयान को, अपनी स्टेटमेंट को या किसी भी चीज़ में इस तरह का टच देने की कोई गुंजाइश होनी चाहिए? देखिए जी, मैं समझती हूँ कि जो लोग मजहब को सियासत के अंदर लेके आते हैं वो पाकिस्तान के लिए या किसी भी माशरे के लिए डेंजरस साबित होते हैं। मैं तो ये समझती हूँ। और मैं ये भी समझती हूँ कि देखिए, एक तरफ से आप अफगानिस्तान में देखें कि वहाँ पे तालिबानों ने क्या हाल किया। या तो आप जो है कानून को माने, पाकिस्तान के आइन को माने, या कि आप कोई और किस्म का अपना कानून जो है, अपना फॉर्म ऑफ शरिया जो है वो लेके आए और फिर आप कहें कि जी हम मजहबी टच दे रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि आपको अपने माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। और मेरा अपना ख्याल है कि जो हर किसी का मजहब है वो उसका पर्सनल एक मामला है, उसके घर तक रहना चाहिए। और इस तरह इसको सियासी रंग देना, मैं समझती हूँ कि ये इसलिए सही नहीं है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ मुसलमान नहीं बसते, उसके अंदर पाकिस्तान के अंदर जो है क्रिश्चियंस भी हैं, सिख्स भी हैं, बड़े लोग हैं। और मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी, सदाकत साहब मुझे मौका दीजिए। और वो खान साहब के सपोर्टर्स भी होंगे दीगर मज़ाहिब के। जी कहिएगा। जी हाँ, अक़लियतें हैं ना, फिर आप माने तो सही ना। बात ये है कि सियासतदान वो अच्छा होता है जो मेजॉरिटी की बात ना करे, जो सबसे कमजोर शख्स है आपकी सोसाइटी में, आप उसके साथ खड़े हो जाएं। सदाकत साहब ने कहा ब्लैक डे था, जरूर ब्लैक डे था, मैं मानती हूँ उनको, मगर वो भी ब्लैक डे था जिस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खामोश रही और उनकी हुकूमत के अंदर लोगों को लापता किया गया। वो भी ब्लैक डे था जिस दिन बलोच स्टूडेंट्स निकले अपने हक के लिए और उनके ऊपर शेलिंग हुई। वो भी ब्लैक डे था जिस दिन पख्तूनों के ऊपर जो है वहां पे गोलियां बरसाई गई और किसी ने कोई आवाज नहीं निकाली। और सबसे बड़ा ब्लैक डे वो होता है जब सियासतदान आपस में बात नहीं कर सकते, कोई सियासी हल नहीं निकाल सकते और गैर सियासी लोगों से इशारा लेने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये पाकिस्तान के लिए सबसे अफसोसनाक बात है। और मैं समझती हूँ हमारी जितनी भी 22 करोड़ अवाम आज खड़ी हुई है वो ये सियासतदानों की तरफ देख रही है, उनसे अपना हल मांग रही है। और अगर वो इसी तरह करते हैं कि आपस में सियासी जुबान में बात ना कर सके और कहीं और से इशारे लेते रहे, तो मैं समझती हूँ पाकिस्तान के अंदर कभी भी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। सही। मैं मुनीज़े बहुत बहुत शुक्रिया, मुनीर फारूक आपका भी बहुत शुक्रिया, सदाकत अली अब्बासी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।